Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel Be a Lab Scientist. This is the part second of HIV virus. HIV virus part फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि HIV वायरस क्या होते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या होता है, HIV वायरस कैसे एड्स करता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वो कैसे करता है, HIV वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में हमने डिस्कस करा था, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस के बारे में हमने HIV पार्ट फर्स्ट में इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करा था। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूंगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ HIV वायरस। पैथोजेनेसिस मतलब कि HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद एग्जैक्टली वो हमारे अंदर कैसे किसी डिजीज को करता है, कैसे वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में एड्स करने के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम करने के लिए। वो सब चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसके पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है इसके पैथोजेनेसिस में प्राइमरी अटैचमेंट। देखिए इसके नाम से हमें समझ आ रहा है प्राइमरी अटैचमेंट का मतलब क्या है कि HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी या फिर किसी होस्ट की या किसी पर्सन की बॉडी में HIV वायरस एंटर हो गया। एंटर होने के बाद सबसे पहले उसका क्या होगा, अटैचमेंट होगा, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी अटैचमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HIV वायरस जब किसी होस्ट की, किसी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाता है तो एंटर होने के बाद HIV वायरस के पास सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी होती है बाइंड होने की वो होती है CD4 सेल्स के साथ। इसका मतलब जब हमारी बॉडी में कोई HIV वायरस एंटर हो जाएगा तो उसके पास सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी होगी बाइंड होने की वो किसके लिए होगी, CD4 सेल्स के साथ होगी। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी लिया है CD4 सेल। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में क्या है कि HIV वायरस हमारी कौन सी सेल के साथ जाके जुड़ रहा है, CD4 सेल्स के साथ। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी अटैचमेंट। प्राइमरी अटैचमेंट मतलब कि HIV वायरस हमारी बॉडी में आया, उसको जैसे ही CD4 सेल मिला तो उससे क्या हो जाएगा, वो अटैच्ड हो जाएगा। सबसे पहले जो अटैचमेंट होगी वो कहलाएगी हमारी प्राइमरी अटैचमेंट। इस अटैचमेंट में क्या होता है, देखिए जब हमने HIV वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करा था तो उसके स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो होता है GP120। तो प्राइमरी अटैचमेंट में कौन इन्वॉल्व होगा, HIV वायरस का GP120। तो क्या होगा कि ये GP120, HIV वायरस का GP120 किसके साथ जाके अटैच होगा, जो ये हमारा CD4 सेल है। यहाँ पे मैंने CD4 सेल बनाया है पूरा। इस CD4 सेल्स पे एक्चुअली CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो HIV वायरस का GP120 किसके साथ जाके अटैच होगा, इस CD4 सेल के CD4 सेल रिसेप्टर्स के साथ। इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं प्राइमरी अटैचमेंट। देखो यहाँ पे वायरस बेसिकली अटैचमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि उस वायरस को हमारे इस होस्ट की सेल के अंदर एंटर होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया हमारा प्राइमरी अटैचमेंट। एंटर होने के लिए सिर्फ प्राइमरी अटैचमेंट जरूरी नहीं है, HIV वायरस को एक और अटैचमेंट करनी होती है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी अटैचमेंट। इसमें क्या होता है कि HIV वायरस के हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि GP120 तो था, लेकिन एक और ग्लाइकोप्रोटीन था जिसका नाम था GP41। तो सेकेंडरी अटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है HIV वायरस का GP41 ग्लाइकोप्रोटीन। और जो हमारी CD4 सेल्स होती हैं इनके ऊपर एक और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है CCR5 रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी अटैचमेंट में किसके बीच में अटैचमेंट हो रहा है, HIV वायरस को हम देखें तो वो उसमें तो इन्वॉल्व हो रहा है हमारा GP41, और CD4 सेल का कौन इन्वॉल्व हो रहा है, CCR5। तो GP41 वायरस का किसके साथ जुड़ रहा है, हमारे या उस होस्ट के CCR5 रिसेप्टर्स के साथ। इस अटैचमेंट को कहते हैं हम सेकेंडरी अटैचमेंट। अब देखिए प्राइमरी अटैचमेंट हो गई, उसके बाद सेकेंडरी अटैचमेंट हो गई। अब होगा फ्यूजन। फ्यूजन मतलब HIV वायरस इस होस्ट की सेल के साथ जुड़ेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन होना, दोनों का जुड़ना। कैसे जुड़ेंगे, स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए। HIV वायरस के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि HIV वायरस के स्ट्रक्चर की जो ये बाहर की लेयर होती है वो किसकी थी, लिपिड बाइलेयर की। मैंने HIV पार्ट फर्स्ट में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि HIV वायरस जो है वो बहुत स्मार्ट वायरस है। ये अपने बाहर की लेयर किसकी बना के रखता है, लिपिड बाइलेयर की। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे हम CD4 सेल्स का एग्जांपल ले रखा है हमने, तो हमारी जो सेल्स होती हैं उसके बाहर की जो लेयर होती है वो भी कौन सी होती है, लिपिड बाइलेयर। तो इस HIV वायरस को देखो, जैसे HIV वायरस है इसकी बाहर की जो लेयर है वो भी क्या है, हमारी लिपिड बाइलेयर।
और हमारा जो होस्ट की सेल है उसके बाहर की लेयर भी क्या है, लिपिड बाइलेयर। दोनों के लेयर्स क्या है, सेम है। तो जैसे ही HIV वायरस हमारी सेल इस CD4 सेल की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगा, अटैचमेंट से प्राइमरी अटैचमेंट हो गया, सेकेंडरी अटैचमेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, वायरस हमारे CD4 सेल्स की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा, दोनों की जो बाहर की लेयर्स है वो लिपिड बाइलेयर, तो इसको फ्यूज करने में क्या होगा, इजी होगा काफी। तो HIV वायरस तुरंत हमारी CD4 सेल्स के साथ जुड़ जाएगा, दोनों की लिपिड बाइलेयर जुड़ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी लिपिड बाइलेयर है, CD4 सेल की भी लिपिड बाइलेयर है, दोनों लिपिड बाइलेयर्स अटैच्ड हो गई और क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूजन हो गया। अब फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप पे होगा एंट्री ऑफ वायरस। अब ये वायरस का जो अंदर का पार्ट है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड पार्ट जो है वायरस का वो हमारे या उस होस्ट की सेल में एंटर हो जाएगा। अब देखिए न्यूक्लियोकैप्सिड में हमें पता है क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो जेनेटिक मटेरियल और उसके अंदर कुछ एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स, RIP, R से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, I से इंटीग्रेज एंड P से प्रोटीएज। अब वायरस का न्यूक्लियोकैप्सिड हमारे होस्ट के सेल के अंदर एंटर हो चुका है। एंटर होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारे इस होस्ट के सेल में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटीएज एंजाइम्स। ये प्रोटीएज एंजाइम्स क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोकैप्सिड को तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इसका ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे ही न्यूक्लियोकैप्सिड ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो भी हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और जो ये एंजाइम्स है वो भी कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएंगे। राइट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि हमारे सेल के इस होस्ट के सेल में क्या है, प्रोटीएज एंजाइम, उसने न्यूक्लियोकैप्सिड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसका जेनेटिक मटेरियल, वायरस के जेनेटिक मटेरियल और वायरस के एंजाइम्स कहाँ गए, हमारे साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक एक एंजाइम्स के फंक्शंस को डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या फंक्शन होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेज का क्या फंक्शन होता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रोटीएज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के दो मेन डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मतलब दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। एक ही एंजाइम के दो अलग अलग पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे दो डोमेन्स कौन कौन से हैं, एक तो इसका डोमेन है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट एक है हमारा डोमेन RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और दूसरा इसका डोमेन है, उसका नाम है RNase-H। सबसे पहले हम देख रहे हैं, देखिए हुआ क्या है, RNA का इस वायरस का क्या जेनेटिक मटेरियल इसके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया। हमने देखा था कि HIV वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, RNA। तो HIV वायरस का RNA बाहर रिलीज हो गया। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करेगा, अपने इस RNA की कोडिंग को पढ़ेगा, उसको रीड करने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, DNA बनाएगा। ठीक है, इसलिए इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो एक डोमेन है, जो इसका एक पार्ट है, उसका नाम क्या है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि क्या काम कर रहा है, RNA पे डिपेंड होकर। RNA पे डिपेंड होने का मतलब कि RNA की जो एक कोडिंग है, इस RNA के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ये रीड करेगा, इस RNA को अपना एक टेम्पलेट बनाएगा, इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रीड करेगा और रीड करने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाएगा। तो RNA पे तो ये डिपेंडेंट है क्योंकि RNA के सीक्वेंस को रीड कर रहा है। सीक्वेंस को रीड करने के बाद क्या बना रहा है, ये DNA पॉलीमरेज बना रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम क्यों है इसका, ये मैंने आपको HIV पार्ट फर्स्ट में भी बताया था कि DNA से RNA बनने को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। RNA से DNA बनने को क्या कहा जाएगा, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर DNA से RNA को बनना हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो RNA से DNA बन रहा है, चीज रिवर्स हो रही है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, RNA को रीड करके क्या बनाया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया जा रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसका एक डोमेन क्या काम कर रहा है, RNA को रीड करके DNA पॉलीमरेज बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे रीड करने का मतलब क्या है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल RNA के यहाँ पे सीक्वेंस पे प्रेजेंट है एडेनिन, तो इसके सामने DNA में क्या प्रेजेंट होगा, थाइमीन। अगर नेक्स्ट प्रेजेंट है साइटोसिल, तो सामने क्या प्रेजेंट होगा, ग्वानिन। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस को रीड करता जाता है और इसका DNA, इसका कॉरस्पॉन्डिंग DNA बनाता जाता है। अब यहाँ पे क्या है, RNA है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन गया है, DNA। यहाँ पे DNA कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिर्फ एक ही लाइन है ना, तो इसे हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। लेकिन किसका DNA है ये,
वायरस का डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आरएनए है, अभी तक हमने क्या देखा कि एक आरएनए है वायरस का और उसके सामने क्या बन गया, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया है वायरस का। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा डोमेन है जिसका नाम है आरएनएस एच। इसका क्या काम होता है कि जिस आरएनए को हमने टेम्पलेट बना के रीड करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया था, उस आरएनए टेम्पलेट को ये आरएनएस एच क्या कर देता है, इसे खत्म कर देता है, इसे पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, ठीक है। तो आरएनएस एच ने क्या करा, इसको इस पूरे टेम्पलेट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को अब हमें अगला टारगेट है इस वायरस का, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना। तो वो कैसे बनाता है, ये हमारे ही एंजाइम को यूज में लेता है, मतलब इस होस्ट के एंजाइम को यूज में लेगा। एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखिए इसके नाम से हमें समझ आ रहा है इसका क्या फंक्शन होगा कि ये डीएनए पे डिपेंडेंट है और डीएनए पे डिपेंड होके क्या बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये जो एंजाइम है वो किसका है, होस्ट का है। ये वायरस होस्ट का एंजाइम यूज में लेता है और क्या करता है, ये देखो यहाँ तक हमने क्या देखा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया था वायरस का। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अब ये इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रीड करेगा, इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देखेगा और खुद का एक दूसरा क्या बना लेगा, पॉलीमरेज बना लेगा, राइट। तो पहले देखो ये क्या है हमारा, यही वाला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस एंजाइम ने क्या करा, इस डीएनए को टेम्पलेट बनाया, इस डीएनए को रीड करा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा डीएनए बना दिया। ये भी क्या बना दिया, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। साथ में ये दोनों क्या कहलाएंगे, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ वायरस। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका बन गया है, वायरस का। तो ये आपका कहलाएगा वायरल डीएस डीएनए, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है हमारा किसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। अब नेक्स्ट है फंक्शन हमारा इंटीग्रेस का। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने आखिर लास्ट में क्या बनाया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ वायरस। तो इसका कुछ तो काम होगा, इसका कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंस होगा कि इसने वायरस ने अपना डीएस डीएनए ही क्यों बनाया। इसका यहाँ पे मकसद क्या होता है, हमारे देखो ये होस्ट का सेल है, ये बाहर ये सारी जो प्रोसीजर हुई वो कहाँ ही, साइटोप्लाज्म में। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इस होस्ट का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएस डीएनए, ठीक है। इसलिए इस एचआईवी वायरस ने एक स्मार्ट प्ले करा। क्या स्मार्ट प्ले करा कि इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसे एट लास्ट अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे जेनेटिक मटेरियल से जोड़ना था। इसलिए इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को पहला क्या बनाया, जो हमारा डीएस डीएनए होता है उसी का सेम नेचर का इसने क्या बनाया, डीएस डीएनए बनाया। तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, उस होस्ट का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इंटीग्रेस क्या करेगा, सबसे पहले इंटीग्रेस एंजाइम क्या करेगा, हमारे डीएस डीएनए को, होस्ट के डीएस डीएनए को पहले तोड़ेगा, इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद वायरस के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को उसके बीच में लाकर जोड़ देगा, ठीक है। इंटीग्रेस का नाम से हमें समझ आ रहा है किसी चीज को क्या कर रहा है, ये इंटीग्रेट कर रहा है, दो चीजों को जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है, पहले तो ये हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को तोड़ देता है, उसके बाद ये वायरस के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जोड़ देता है। इससे क्या होगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल किसके साथ जुड़ गया, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ गया। अब वायरस ने जैसी ही चीज जुड़ जाती है, वायरस हमारी पूरी सेल की मशीनरी को काबू में कर लेती है। मतलब हमारी सेल की जो मशीनरी है, जो भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उन सबको वायरस यूज में लेने लगता है और अपनी खुद की कॉपीज बनाने लगता है हमारे इस सेल के अंदर। तो इस तरीके से क्या करता है, ये वायरस हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ प्रोटीएज। इसका क्या काम होता है, हमने देखिए लास्ट जो हमने एचआईवी पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि एचआईवी वायरस के पास कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से थे वो, गैग जीन्स, पोल जीन्स और ईएनवी जीन्स। ये क्या है,
स्ट्रक्चरल जीन्स है हमारे HIV वायरस के। अब ये जीन्स है तो हमें पता है जीन्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एट लास्ट वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स फिर क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे गैग जीन है, पोल जीन और ENV जीन है, ये किसके जीन्स है, हमारे HIV वायरस के। तो सबसे पहले क्या होगा, जीन क्या बनाएगा, मैसेंजर RNA, मतलब RNA बनाएगा। किस प्रोसीजर के थ्रू, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, वायरस के जीन्स हैं, जीन्स क्या कर रहे हैं, उनका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और क्या बना रहे हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव मैसेंजर RNA बना रहे हैं। जैसे गैग जीन भी क्या बना देगा, RNA में कन्वर्ट हो जाएगा। पोल जीन्स भी क्या बनाएंगे, RNA बनाएंगे। ENV जीन्स भी क्या बनाएंगे, यहाँ पे RNA बनाएंगे। RNA बनने के बाद RNA से क्या बनते हैं, प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो RNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन्स के अंदर। तो जो गैग जीन्स के mRNA है वो भी क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स। जो पोल जीन्स के mRNA है वो भी क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स। जो ENV जीन्स के mRNA है वो भी क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। उसके बाद एक्चुअल फंक्शन आता है हमारा प्रोटीएज का। प्रोटीज का क्या काम होता है, यहाँ पे देखो जो मैसेंजर RNA प्रोटीन्स बनाया है वो काफी लंबी चेन है प्रोटीन्स की। तो इस प्रोटीन की इतनी लंबी चेन्स को ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, काफी जगह से क्या कर देता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है और फिर हमें स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स मिलते हैं प्रोटीन्स के। तो ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, जो इतनी बड़ी चेन है, ये पेप्टाइड चेन है प्रोटीन्स की, इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। कुछ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बचेंगे प्रोटीन्स के, वो क्या होंगे, फर्दर किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि एक सीक्वेंस प्रोटीन का कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, P24 एंटीजन बना लिया उसने। एक प्रोटीन सीक्वेंस है P17 बना लिया, एक प्रोटीन सीक्वेंस है P7 बना लिया। तो हमने देखा था कि जो गैग जीन्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से प्रोटीन्स बनाने के लिए, P24, P17 और P7। तो एट लास्ट हमें क्या मिल गए, ये सारे HIV के प्रोटीन्स मिल गए। यहाँ हम देखें पोल जीन के लिए, तो इसके भी क्या हुआ, लास्ट में जो प्रोटीन्स बना था उन प्रोटीन्स की लंबी सी चेन को इस प्रोटीएज एंजाइम ने कई जगह से इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या बना दिया इसने, एक तो एंजाइम बना दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा बना दिया इसने इंटीग्रेज और तीसरा बना दिया इसने प्रोटीएज। ENV जीन्स के जो प्रोटीन्स की चेन थी उसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया और उसके साथ क्या बना दिया इसने, प्रोटीन एंजाइम ने ब्रेक डाउन करने के बाद देखो जो वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये लंबी सी प्रोटीन्स की चेन है। प्रोटीन एंजाइम क्या कर रहा है, इसको कई जगह से तोड़ देता है। फिर तोड़ने के बाद जो ये स्मॉल फ्रेगमेंट है एक, वो क्या बना लेता है कि स्पेसिफिक प्रोटीन बना लेता है। जैसे ये एक स्मॉल फ्रेगमेंट, जो इतना सा स्मॉल फ्रेगमेंट है, इसने क्या बना लिया, GP120 बना लिया। जो दूसरा फ्रेगमेंट था उसने क्या बना लिया, GP41 बना लिया। तो यहाँ पे क्या बन गए, HIV वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन्स बन गए। सो यहाँ पे हमने देखा था इंटीग्रेज का क्या काम था कि HIV वायरस यहाँ पे क्या करता है, खुद के जेनेटिक मटेरियल को हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ देता है, राइट। HIV वायरस क्या करता है कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को पहले तोड़ता है, उसको तोड़ने के बाद खुद के जेनेटिक मटेरियल को हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ देता है। इसलिए कहा जाता है कि वंस अ पर्सन गेट HIV पॉजिटिव, दैट पर्सन विल रिमेन्स HIV पॉजिटिव। कि अगर कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है तो वो काफ़ी टाइम तक या हमेशा क्या रहता है, HIV पॉजिटिव रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को इन्फेक्ट करता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच जाता है और हम हमारे जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो अभी हमने जो डायग्राम देखा था उसकी थ्योरी को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ HIV वायरस, इसकी पैथोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि सबसे पहले HIV वायरस एंटर हो गया था होस्ट बॉडी के अंदर। डिफरेंट मोड्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो सकता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको डिस्कस कर लिया है हमने। फिर क्या हुआ, HIV वायरस के पास क्या होती है, मोर एफिनिटी होती है, ज़्यादा पावर होती है कि वो CD4+ सेल्स के साथ जुड़ती है, राइट। प्राइमरी अटैचमेंट होता है। फिर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, HIV वायरस हमने क्या देखा था पार्ट फर्स्ट में, वो क्या करता है, एड्स करता है। एड्स मतलब अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है, अक्वायर मतलब जनरली अक्वायर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को प्राप्त करना। मतलब ये बीमारी जेनेटिकली प्रेजेंट नहीं है, उसको ये बीमारी हुई है, उसने प्राप्त करी है, ली है उसने बीमारी। किस चीज़ की बीमारी, इम्यूनोडेफिशिएंसी, उसका जो इम्यून सिस्टम है। देखिए हमें पता है जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उस इम्यून सिस्टम में सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है T सेल्स, राइट। T सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, CD4 सेल्स और CD8 सेल्स। यहाँ पे हमने पैथोजेनेसिस में अभी देखा कि जो HIV वायरस है वो
किसको अटैक कर रहा है, CD4 सेल्स को, CD4+ सेल्स को अटैक करता है। तो बेसिकली हमारा जो HIV वायरस है अगर किसी होस्ट के अंदर एंटर हो जाता है, उसको इन्फेक्शन करता है, तो वो किसको अटैक कर रहा है, CD4 सेल्स को अटैक कर रहा है। तो जो नॉर्मल CD4 सेल्स है उसका काउंट क्या हो रहा है उस बॉडी के अंदर, जिसको HIV का इन्फेक्शन हुआ है उस बॉडी में, इसका काउंट कम हो रहा है। CD4 सेल्स कम हो रहे हैं मतलब T सेल्स कम हो रहे हैं, T सेल्स कम हो रहे हैं तो T सेल्स हमारा किसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। इसलिए इस बीमारी को क्या कहा जाता है, अक्वायर्ड, क्योंकि ये प्राप्त करी है बीमारी, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रहा है क्योंकि CD4 सेल्स का काउंट कम हो रहा है। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज। तो देखो CD4 सेल्स कम हो रहा है तो ग्रुप ऑफ डिजीज का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन को, कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है तो उसके अंदर CD4 सेल्स का काउंट कम हो गया। CD4 सेल्स हमें दूसरी जो बीमारियां होती हैं उनसे भी फाइट करने के लिए हेल्प करता है। तो नॉर्मल CD4 सेल का काउंट कम हो रहा है तो जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी उस पर्सन पे क्या हो जाएंगी, हावी हो जाएंगी, क्योंकि उसके CD4 काउंट कम हो गया, ये कम हो गया तो वो नहीं फाइट कर पाएगा इतना एक्यूरेटली। इसलिए क्या हो जाएगा, उसको ग्रुप ऑफ डिजीज मतलब और भी बाकी सारी बीमारियां उस पर्सन को हो जाती हैं और उन बाकी सब बीमारी की वजह से उस पर्सन की डेथ होती है। सिर्फ HIV की वजह से नहीं होती है, लेकिन बाकी जो बीमारियां उसको हो जाती है, उसका जो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वो बाकी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं HIV पॉजिटिव पर्सन के अंदर। फिर देखिए यहाँ पे था प्राइमरी अटैचमेंट किसके बीच में हुआ था, वायरस का GP120 किसके साथ जुड़ा था, CD4 सेल रिसेप्टर्स के साथ। सेकेंडरी अटैचमेंट में क्या हुआ था, वायरस का GP41 जुड़ा था CCR5 सेल रिसेप्टर्स के साथ। फिर हुआ था फ्यूजन में क्या हुआ था, लिपिड बायलेयर वायरस की और उस होस्ट सेल की लिपिड बायर, दोनों लेयर्स क्या हो गई थी, एक दूसरे से जुड़ गई थी, फ्यूज हो गई थी। फिर हुआ था जो वायरस था वो एंटर हो गया था किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। वहां पे उसने क्या करा था, अपने न्यूक्लियोकैप्सिड जो था उसको उसने एंटर कर दिया था वहां पे। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या हुआ था, बाद में वो टूट गया था, उसने क्या रिलीज कर दिया था, वायरस का जेनेटिक मटेरियल और वायरस के एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, R से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, I से इंटीग्रेज एंड P से प्रोटीएज। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या था। उसके फंक्शन में हमने देखा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास दो डोमेन्स होते हैं। पहला डोमेन जिसका काम होता है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और दूसरा था उसका RNase H एक्टिविटी। RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज क्या कर रहा था, वायरस के RNA को रीड कर रहा था और उसके सामने एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना रहा था जिसे हम बोल रहे थे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, उसके बाद RNase H क्या कर रहा था, इस RNA को जिसको उसने रीड करा उस RNA को क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था, इसको डैमेज कर रहा था। फिर लास्ट में हमारे पास क्या बच गया था, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। उसके बाद किसका काम आया था, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ये एंजाइम किसका था, होस्ट का। तो होस्ट का ये एंजाइम क्या करता है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे काम करता है, DNA डिपेंडेंट है और इसका क्या बना देता है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और बना देता है। जैसे ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है तो ये DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको रीड करेगा और उसके सामने एक और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना देगा और लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें एक dsDNA मिलेगा, किसका, ऑफ वायरस का। नेक्स्ट हमारे सामने था फंक्शंस ऑफ इंटीग्रेज। वो क्या कर रहा था, होस्ट के न्यूक्लियस में क्या था, जेनेटिक मटेरियल था। कौन सा जेनेटिक मटेरियल, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल क्या है, dsDNA। तो इंटीग्रेज क्या कर रहा था, इस होस्ट के dsDNA को पहले ब्रेक डाउन कर रहा था, इसको तोड़ रहा था और उसके बाद वो वायरस के dsDNA को उसके साथ इंटीग्रेट कर रहा था, इंटीग्रेशन करा रहा था दोनों का, इसलिए इसका नाम है इंटीग्रेज। तो बेसिकली इंटीग्रेज क्या कर रहा था, वायरस के dsDNA को जोड़ रहा था किसके साथ, हमारे होस्ट के dsDNA के साथ। फिर था हमारा फंक्शन ऑफ प्रोटीएज। इस फंक्शन में क्या था कि गैग जीन है, वायरस के जीन्स थे, गैग जीन, पोल जीन, ENV जीन्स, ये तीनों जीन्स थे। इन तीनों जीन्स का क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये अपने अपने मैसेंजर RNA के अंदर बदल रहे थे। फिर मैसेंजर RNA ट्रांसलेट हो रहे थे रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स के अंदर। फिर जो लंबी सी चेन थी प्रोटीन्स की, उसमें प्रोटीज एंजाइम क्या कर रहा था, उस लंबी सी प्रोटीन की चेन को अलग अलग जगह से तोड़ रहा था और तोड़ने के बाद जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हमें मिले थे उस प्रोटीन्स के, उसको हमने, वो क्या थे,
एक्चुअली वो क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है किसके, HIV वायरस के। तो लास्ट में हमने देखा था कि हमें सारे जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हैं, आप HIV पार्ट फर्स्ट में आप देखना कि HIV वायरस के स्ट्रक्चर में आपको ये सारे प्रोटीन्स नजर आएंगे, P24, P17, P7, ये तीनों एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स GP120 और GP41, ये सारे क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है किसके, वायरस के। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये वायरस अपने सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी बना लेता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को भी क्या कर लेता है, उसकी भी कॉपीज बना लेता है, और हमारी पूरी सेल मशीनरी को यूज में लेके ये सब चीजें करता है। तो उसका जेनेटिक मटेरियल और ये सारे प्रोटीन्स इंटीग्रेट होकर एक नया वायरस भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये वायरस हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में क्या करता है, पैथोजेनेसिस करता है और अपना रेप्लिकेशन भी करता है। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।